सिनेरियोज हैं आप लोगों को शो करूंगा और आप लोगों ने उस सिनेरियोज का आंसर करना है, राइट। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा बाकी लोगों को भी काइंडली मैसेज कन्वे करेंगे, जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अरफा बेटा, हियर इज नॉट ए मैम, हियर इज सर। वेल, सो वी मे कंटिन्यू, व्हाट यू से। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आपका मैसेज मुझे इसमें रिसीव हुआ था। आज मैं एबीजीज एनालिसिस, ये एबीजीज एनालिसिस के बाद आपको ना नोट शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जिसमें से एबीजीज एनालिसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वो पीपीटी 1 है और ये पीपीटी 2 होगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। वेल, एट द एंड हम आज लोग एबीजीज एनालिसिस के कुछ सिनेरियो भी करेंगे। सिनेरियो आप लोगों को शो होंगे और आप लोगों ने उसका आंसर करना है, राइट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको एबीजीज एनालिसिस का कितना पता चला है। लाइक अगर कोई वेरिएशन है, लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस है, तो उसका आपको पता चलता है या नहीं चलता। श्योर श्योर बेटा। वेल, सो वी कंटिन्यू। हाउ टू एनालाइज एन एबीजीज, वी हैव 5 स्टेप्स के 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम एबीजीज को एनालाइज कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी एसिड बेस बैलेंस में भी डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एक हाउ टू नो हो जाएगा। पहली जो कंडीशन थी, हमने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, होप सो विल बी फाइन, मेरा एज वेल, मिस एज वेल। तो जो नॉर्मल वैल्यू बेटा इसकी होती है 80 to 100 mmHg होता है। जो पीएच होती है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से लेके 7.45, या यू कैन से कि 7.40 प्लस माइनस 5 होती है, राइट। तो इसमें हमने एसिडोसिस और अल्कलोसिस की भी बात की थी कि अगर पीएच जितनी कम होएगी उतना पेशेंट्स की हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन ज़्यादा होएगी, तो पीएच को कम कर देगी। पीएच कम होएगी तो अल्टीमेटली एसिडोसिस की तरफ जाएगा पेशेंट, और अगर पीएच ज़्यादा होएगी तो पेशेंट अल्कलोसिस की तरफ जाएगा। इसमें 2 वेरिएशन है, अगर पीएच लेस देन 7.35 है तो डेफिनेटली एसिडोसिस है, और अगर पीएच मोर देन 7.5 है तो अल्टीमेटली देयर विल बी एन अल्कलोसिस, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेटा जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 प्लस माइनस 5 होती है। ये यू कैन से कि 35 से लेके 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। वालेकुम अस्सलाम शुमैला नीलम एज वेल। ओके देन बाइकार्ब्स देख रहे होते हैं हम। बाइकार्ब्स का जो नॉर्मल लेवल है वो 22 से लेके 26 मिलीमोल पर लीटर है, और इसमें अगर लेस देन 22 है तो एसिडोसिस है, अगर मोर देन 26 हैं तो दैट विल बी अल्कलोटिक या अल्कलोसिस है, राइट। ये हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो इस एबीजीज एनालिसिस में तो यू कैन आस्क मी। वालेकुम अस्सलाम जेनिफर बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेल, 4 स्टेप्स, जिसमें से पहला स्टेप है, सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना होता है, पीएच को असेस करना होता है। पीएच को जैसे ही असेस करेंगे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो ब्लड है वो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है या अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, राइट। अगर अगर जो पीएच है ये ज़्यादा है, 7.45 से ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्कलोसिस होना शुरू हो जाएगी। और अगर पीएच 7.35 से कम होएगी तो जो ब्लड है दैट विल बी एसिडोटिक, एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। दूसरा स्टेप,
इफ द ब्लड इज अल्कलोटिक और एसिडोटिक, एसिडोसिस या एसिडोसिस या एसिडोटिक बेटा एक ही चीज़ के दो नाम हैं। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो ब्लड है, if the blood is alkalotic or acidotic, we need to determine if it is caused by primary by respiratory or metabolic problem। उसके लिए हमने क्या असेस करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड असेस करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पहले भी बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बेटा एसिडोटिक अल्कलोटिक एक ही, दोनों बेटा अल्कलोटिक और चीज़ है, एसिडोटिक और चीज़ है। एसिडोटिक का मतलब है एसिडोसिस, अल्कलोटिक का मतलब है अल्कलोसिस। ओके बेटा, आवाज आ रही है अब? वेल बेटा, दूसरे स्टेप में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपने ये डिटेक्ट करना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। रेस्पिरेटरी अगर एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाते हैं। और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेगी, पीएच को डाउन करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी और पीएच डाउन होएगी, तो दैट मीन्स कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसके अपोजिट कर लें। अपोजिट में मैंने ये बताया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होएगा, अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होएगी। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होएगी तो उसके रिजल्ट में पीएच ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अगर पीएच ज़्यादा होएगी तो वो क्या करेगी, अल्कलोसिस काज करेगी। Also you will well known about the acidosis and alkalosis। ओके, तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तीसरे स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि बाइकार्ब्स हमने देखना है। बाइकार्ब्स क्यों देखने हैं? बाइकार्ब्स इसलिए देखने हैं कि देयर विल बी ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को रूल आउट करने के लिए हमने जो बाइकार्ब्स हैं उसके लेवल को देखना है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की समझ, ओके बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऐसे है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना ज़्यादा होएगा ना, वो उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में पीएच कम हो जाएगी। पीएच कम होएगी, अगर बेटा पीएच कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को हमने एसिडोसिस का नाम दिया है। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ जानी चाहिए थी बेटा। अब आवाज़ आ रही है? शमेला बेटा, आवाज़ आ रही है?
ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की समझ आइए बेटा गुल्लाला? वेल ठीक है, इसमें हमने तीसरा जो स्टेप है, तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है कि हाइड्रोजन बाइकार्ब्स की कंसंट्रेशन को हमने डिस्कस करना है। वेल 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 तीसरा स्टेप बेटा अभी हमने डिस्कस करना है मरियम। तीसरे स्टेप में हम ये कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि जो एसिडोसिस है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो पीएच है अगर वो कम है और बाइकार्ब्स जो हैं वो कम है तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, एसिडोसिस करेंगे, और उस एसिडोसिस का नाम होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसकी दूसरी साइड पे चले जाएं, अगर पीएच ज़्यादा है, बाइकार्ब्स भी ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ पेशेंट जाएगा। इफ़ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन द प्रॉब्लम इज प्राइमरी मेटाबॉलिक इन नेचर। ओके वेल, 3 स्टेप हो गए। फोर्थ वन में हमने ये कहा था कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस होते हैं। उसके लिए हमने ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर नॉर्मल है तो कंडीशन विल बी अनकम्पनसेटेड, और इफ इट इज़ द नॉर्मल देन पार्शियल कंपनसेशन विल बी देयर। इसके बाद रेस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस में आपने बाइकार्ब्स की तरफ जाना है। इफ इट इज़ नॉर्मल mean there will be a uncompensated, and if it is a normal, partial compensation will be there. ओके, फोर्थ स्टेप इंटरप्रिटेशन में आप लोगों ने सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखना है। उसके बाद आपने डिटरमाइन द ऑक्सीजन स्टेटस। तीसरी कंडीशन में आपने ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा है। अगर लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और सैचुरेशन मीन हाइपोक्सिया है, अल्टीमेटली जो नॉर्मल लेवल है उसका एलिवेटेड ऑक्सीजन मीन्स एडिक्वेट ऑक्सीजन है। 3 कंडीशन बेटा हमने देखनी है। पहली कंडीशन में हमने ये देखना है कि ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है और ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है। दूसरी कंडीशन के अंदर हमने उसका लेवल देखना है कि अगर लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और साथ में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम है, तो उसका मतलब है कि देयर विल बी है हाइपोक्सिया। और अगर नॉर्मल है तो एलिवेटेड ऑक्सीजन मीन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। ओके, स्टेप 2 के अंदर हमने ये देखना है कि जो पीएच है उसमें वो पीएच एसिडोटिक है या अल्कलोटिक है। ओके मरियम बेटा, स्टेप 3 रिपीट हो जाता है। स्टेप 3 के अंदर बेटा ये है कि हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ बाइकार्ब्स देखना है। ओके बेटा, आवाज़ अब आ रही है? वेल, तीसरे स्टेप के अंदर बेटा हमने क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ बाइकार्ब्स देखना है। क्यों देखना है? इसलिए देखना है कि जो एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, राइट। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटी देखनी है। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज abnormal एंड बाइकार्ब्स आर नॉर्मल, ये रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटीज़ के अंदर आएगा। इसके बाद हमने जाना है मेटाबॉलिक इरेगुलरिटीज़ की तरफ। मेटाबॉलिक इरेगुलरिटीज़ में इफ़ द बाइकार्ब्स आर abnormal एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि देयर विल बी ए मेटाबॉलिक abnormality। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने इंटरप्रिटेशन में फोर्थ स्टेप में डिटरमाइंड इफ देयर इज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्किंग टू ट्राई टू करेक्ट द पीएच। दूसरी कंडीशन, इफ द प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विल हैव इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज पीएच, compensation occurs
व्हेन द किडनी रिटेन्स HCO3। इसमें हमने कंपनसेशन की तरफ जाना है कि रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम है तो उसको किडनी कंपनसेट कर रही होती है, बाइकार्ब्स कंपनसेट करवा रहे होते हैं, इधर बाइकार्ब्स एलिमिनेट हो रहे होते हैं या रिटेन हो रहे होते हैं। ये एक पीएच की नॉर्मल वैल्यूज हैं इन रिलेशन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक चार्ट है जिसमें एक समरी दी गई है। बेटा आप इस समरी को देखिएगा, इस चार्ट को देखिएगा। ओके बेटा, स्टेप नंबर 4 पे चले जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या समझ नहीं आती बेटा, उसमें कंपनसेशन दिखाई हुई है कि कंपनसेशन है, तो आपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म को देखना है। ये सारी चीज़ें आगे स्लाइड्स के अंदर अगेन रिपीट हो जाएंगी, अब डोंट वरी इसके लिए ना। ओके बेटा, ये मैंने बोला है कि इसको एक दफ़ा देखेंगे ज़रा। ये जो चार्ट दिया गया है इसको देखिएगा कि क्या ये सही है और इसमें जो कंपनसेशन है वो किस तरह की है। जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, पीएच का दिखाया गया है, बाइकार्ब्स का दिखाया गया है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाया गया है। अब इसमें जो पीएच है वो कम है। ओके वेल, बाकी लोगों को समझ आ गई है पीए के अलावा? बाकी लोगों को टेबल की समझ आ गई है? काइंडली इस टेबल को एक दफ़ा देखिएगा। ओके, कंपनसेशन की तरफ जाते हैं। इफ द कंपनसेशन अकर्स फुली कंपनसेटेड है, पीएच रिटर्न टू नॉर्मल, अल्टीमेटली पीएच नॉर्मल की तरफ जाएगी। इफ द कंपनसेशन organ cannot work hard enough to compensate, the pH will still be abnormal। बेटा मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी का क्यों नहीं पता चलता?
बेटा रेस्पिरेटरी का और मेटाबॉलिक का क्यों नहीं पता चलता गुल्लाला? बेटा उसमें मुश्किल क्या है कि आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो पीएच को कम करेगी, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेगी, आपको पता चल जाएगा ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और अगर बाई कार्ब्स देखें तो बाई कार्ब्स अगर में प्रॉब्लम होएगा तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिक होएगा। तो कंपनसेशन के लिए आपने क्या करना है? इफ द कंपनसेशन अकर्स फुली पीएच रिटर्न्स टू द नॉर्मल। और अगर कंपनसेशन आर्गन कंपनसेट नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली पीएच अब नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल नहीं होएगी। इसके लिए आपके पास डिफरेंट, मैंने आपको सिनेरियोज एट द एंड देने हैं, वो आप लोगों ने आंसर करने हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस क्या है और उसकी कंपनसेशन कैसे होती है। वेल अब ये देखिए कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिखाया गया है। आप इसमें शो कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे आई है। गुलाला इफ़ यू आर हेयर काइंडली इसको डिटेक्ट कीजिएगा कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे है। अब देखें इसमें बाई कार्ब्स नॉर्मल हैं, पीएच की वैल्यू ज़्यादा है, पीएच की वैल्यू सॉरी कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। मुबीन बेटा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कम नहीं है, पीएच कम है। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है तो हमने क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पीएच को कम कर देती है। तो देखिएगा पीएच जो है ये इसमें कम हुई हुई है। आज कट रही है आवाज़ का बेटा, अब नहीं कटेगी बेटा। मैंने इसमें ये बताया है कि अल्टीमेटली आपकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हुआ है ना तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम करती है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पीएच कम होना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली बेटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, पीएच कम होना शुरू हो जाएगी। ये था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, गॉट इट? एग्जैक्टली मुबीन बेटा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होएगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अगर कम होएगी तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। वेल उसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस देखिएगा ज़रा इसमें।
वेल गार्टेटना इसमें भी मुश्किल नहीं है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की भी समझ आ गई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की भी समझ आ गई। अब आ जाए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ। एग्जैक्टली वेट उसमें ऐसे ही है। अब आ जाए मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखिएगा कि इसमें पीएच, बाइकार्ब्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है नॉर्मली? 35 से 45। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है? 40 है। बाइकार्ब्स कितने होते हैं नॉर्मली? 22 से लेके 26 होते हैं, 24 प्लस माइनस 2 होते हैं। अब इसमें क्या है कि बाइकार्ब्स का लेवल कम हुआ है, पीएच कम हुई हुई है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो नॉर्मल है। तो उसको कह सकते हैं कि हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। बेटा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की समझ आ गई ना? अब मुश्किल नहीं है। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ आ जाएं। बेटा मैंने ये बताया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो नॉर्मल है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 40 प्लस माइनस 5 होती है। 35 से लेके 45 तक नॉर्मल होती है। अब ये देखिएगा इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है फातिमा बेटा, और जो पीएच है वो डिक्रीज हुई हुई है। इसके अलावा जो बाइकार्ब्स होते हैं, बाइकार्ब्स का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से लेकर 26 होती है। अब इसमें देखिएगा कि बाइकार्ब्स भी कम है, पीएच भी कम है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉर्मल है। वेल तो यू कैन से कि इट्स अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ आ जाएं। ये देखिएगा, इसको इंटरप्रेट कीजिएगा कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किस तरह है। ओके वेल, अब इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखिएगा नॉर्मल है, पीएच और बाइकार्ब्स दोनों ज़्यादा हैं। बेटा आवाज़ तो नहीं कट रही, अब तो नहीं कट रही। ओके, तो ये कंडीशन क्या शो कर रही है? मेटाबॉलिक अल्कोसिस को शो कर रही है, राइट। हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोसिस को देखा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोसिस को देखा है।
अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ताकि इसको क्लियर करके आगे हम सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं। बेटा स्लाइड को 1 मिनट पढ़िएगा, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन को, ये वाटर कंपनसेशन को पढ़िएगा ज़रा। ओके वेल, पढ़ लिए, ठीक है। व्हाट आर द कंपनसेशंस? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उसको कंपनसेट करेगी, अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं। In the respiratory condition, therefore, the kidney will attempt to compensate and vice versa. In chronic respiratory acidosis, the kidney increases the elimination of hydrogen ion and absorb more HCO3. The ABGs will show normal pH, increase normal level, NL जहाँ पे होगा तो यहाँ ये शो करेगा normal level of pH, increase carbon dioxide concentration and increased HCO3 concentration. अगर रेस्पिरेटरी क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है जिस तरह COPD वाले पेशेंट के अंदर होती है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, अगर कोई पेशेंट्स COPD का पेशेंट्स है तो उसमें उसके जो किडनी है
increases the elimination of hydrogen ion concentration and absorbs more HCO3. The ABGs will show normal pH and increase carbon dioxide level, partial pressure of carbon dioxide and increase bicarbs concentration. बफर सिस्टम क्या करता है? किक्स इन द विद इन द मिनट. बफर सिस्टम इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है. For respiratory compensation is rapid and starts within the minutes and completes within 24 hours. Kidney compensate take hours and up to 5 days. Respiratory compensation जितनी भी होएगी वो as soon as possible होना शुरू हो जाएगी. और अगर हम मेटाबॉलिक की बात करते हैं जिसमें जो किडनी कंपनसेट करती है तो किडनी अप टू 5 डेज तक ले जा सकती है कंपनसेशन को. इसकी समझ आ गई? बॉडी किस तरह कंपनसेट करती है? Body attempts to compensate quickly by changing the respiratory rate. Lungs are very sensitive and can compensate quickly by changing respiratory rate. जिसमें किडनी क्या करते हैं? More powerful but slower, hours to days लगा देते हैं. Change the amount of hydrogen excreted and bicarbs retained. If the pH low, the kidney will excrete more hydrogen ion and retain more bicarbs, HCO3. इस तरह कंपनसेशन हो रही होती है. अगर मिक्स्ड एसिड बेस अबनॉर्मलिटीज हैं, ये केस सिनेरियो है, ये पढ़िएगा ज़रा. केस स्टडी 1 है, जिसमें 56 ईयर ओल्ड फीमेल, वाई ईयर है, ओ ओल्ड है. इसको एक दफ़ा पढ़ें ज़रा.
जी बेटा, इसके अंदर 2 इंटरप्रिटेशन है, मिक्स्ड है बेसिकली, रेस्पिरेटरी अल्कोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोसिस विद करेक्टिव हाइपोक्सीमिया है। अब ये वाली स्लाइड्स देखिएगा, ये केस स्टडी, इसमें आपको क्या समझ आती है। पहले एंड वाले को छोड़ दें, इंटरप्रिटेशन को। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं केस स्टडी से। इट मीन्स के बॉडी ट्राइंग, यस बॉडी ट्राई कर रही है कंपनसेट करने की मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू रीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन नॉर्मल वैल्यू एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अटेंडेंस CR ले लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, राइट।